तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियाँ सच में बहुत ही लाजवाब है। शॉर्टकट में बताओ तो समझिए, ये सुना, ये नहीं सुना तो क्या सुना। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानियाँ ज़रूर पसंद आएगी। बस आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की कहानियाँ शुरू करते हैं और आप भी अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मीरा है और मैं कारपेन का रहने वाला हूँ। और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, दरअसल बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे दोस्तों ने अपने गांव की नदी की तरफ पार्टी करने का सोचा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि वहाँ पर बैठ के 8 बजे चलेंगे और फिर वहाँ से ठीक 11 बजे तक घर आ जाएंगे। हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने, जिसका नाम विजय है, उसने बोला कि वहाँ पर तो भूत प्रेत का वास है, इसलिए हमारा वहाँ रात में जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे दोस्त बंटी ने कहा कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तो इन पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करता हूँ। हालांकि दोस्तों, मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। इसके बाद हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और 8 बजे तक जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी। लेकिन विजय थोड़ा घबराया हुआ था। वैसे हमने ऐसे भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ तो सुनी बहुत थी, पर नदी के पास हनुमान जी का मंदिर था, इसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ रहा था। इसी बीच हम नदी की तरफ चले गए और वहाँ पर हम तीनों ने बहुत मस्ती की। बातें करते हुए भी खाया। हम लोग पार्टी में इतना खो गए थे कि हमें समय का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जब मैंने अपने फ़ोन में समय देखा तो रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। इसके बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, अब हमें घर चलना चाहिए, हमें काफ़ी देर हो चुकी है, चलो सब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी बंटी ने कहा कि रुको भाई, मैं थोड़ी देर में चलेंगे, ज़रा टॉयलेट करके आता हूँ। इसके बाद हमने उससे कहा कि ठीक है, तू जा, हम तेरा यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं। बंटी उठा और टॉयलेट करने के लिए चला गया। लेकिन ये क्या, वो शमशान घाट के पास टॉयलेट करने चला गया था। वैसे हमने उसे बोला था कि तू ज़्यादा दूर तक मत जाना, पर वो फिर भी वहाँ चला गया। उसे गए हुए अभी 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब वो वापस नहीं आया था। इसलिए हम दोनों थोड़ा घबरा गए कि तभी अचानक से हमारे कानों में बेहद ही डरावनी आवाज़ पड़ी। हम दोनों हड़बड़ी से खड़े हो गए और धीरे धीरे उस आवाज़ की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी हमारी नज़र बंटी पर पड़ी। उससे देखकर हमें थोड़ी राहत मिली। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम उसके करीब जा रहे थे तो हमने पाया कि वो एक कवर के पास बैठा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने अपनी पीठ हमारी तरफ कर रखी थी। हमने उससे कहा कि भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, चल जल्दी से घर चलते हैं। वैसे हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। पर दोस्तों, उसने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यही सोचकर विजय उसके पास गया और विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो एकदम से पीछे पलटा। उसे देखकर हम दोनों बहुत डर गए। हमने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल सी थी
और पूरा चेहरा अजीब गुस्से से भरा हुआ था। हम कुछ करते कि इससे पहले उसने विजय को इतनी तेज धक्का दिया कि विजय वहां से 7-8 फीट की दूरी पर जा गिरा। मैंने तुरंत भागकर विजय को उठाया। बंटी की यह हरकत के बाद हम दोनों डर से कांप रहे थे और फिर हम दोनों वहां से हनुमान मंदिर की तरफ भागने लगे। पीछे पलटे तो बंटी भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। इसके बाद हम जब मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमें पुजारी जी को आवाज़ दी। उनके आते ही हमने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने फौरन मंदिर के अंदर आने को कहा। जब मंदिर के अंदर हम पहुंचे और बंटी मंदिर के पास पहुंचा ही था तो उन्होंने कुछ पट्टे उठाकर बंटी की तरफ फेंक दिए, जिनकी वजह से वो चीखने चिल्लाने लगा। हालांकि वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। तब जाकर पुजारी ने हमें बताया कि तुम्हारे दोस्त ने किसी के कब्र के पास ये उल्टा काम किया था। कहते हैं कि 4 साल पहले एक आदमी उसी कब्र के पास गया था तो वहाँ कुछ गुंडों ने उसे मार दिया था। शायद तभी से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और तो अक्सर वहाँ कई लोगों को परेशान भी करती रहती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह आप लोगों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, अपने ये थी अभिषेक की कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक हम चलते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। वैसे ये बात उन दिनों की है जब नवंबर का महीना था। बहुत ठंड थी, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम पार्टी कहाँ करेंगे। इसी बीच हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो फैमिली बैकग्राउंड से हम सब में सबसे अमीर थी। उसने हमसे कहा कि मेरे पिताजी का एक फार्म हाउस है, हम सब वहाँ पर पार्टी कर सकते हैं और तो वो जगह शहर से काफ़ी दूर है तो हमें वहाँ कोई परेशानी भी नहीं करेगा। दोस्तों, उस वक्त तक तो मैंने कोई फार्म हाउस देखा भी नहीं था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। उस लड़की का फार्म हाउस हाईवे के रोड से काफ़ी अंदर की तरफ जंगल के पास था। जब हमारी वहाँ पर जाने की पूरी प्लानिंग हो गई तो मैंने अपने घर आकर अपनी वहाँ से जाने की परमिशन ले ली। आखिरकार जिस दिन हमारी पार्टी थी वो दिन भी आ ही गया था। पार्टी तो रात के 8 बजे थी और हम सब ऑफिस के दोस्त फार्म हाउस के लिए निकल गए। हम सब कुल मिलाकर 12 लोग और कुछ लड़कियां और कुछ लड़के, हम सब हाईवे पर पहुंचे तो मैंने देखा और सोचा कि ये तो जंगल जैसा लग रहा है। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। वो इलाका एकदम सुनसान सा लग रहा था। कहीं रोड पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। हम बस अपनी गाड़ी की रोशनी से ही आगे बढ़ रहे थे। बस कुछ ही अंदर जाते जाते मेरी दोस्त का फार्म हाउस आ गया। वहाँ पहुंचकर हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम सभी उसके अंदर जाते ही मस्ती करने लगे। फिर जब 9 बज चुके थे तो हमने तुरंत खाना भी गर्म किया और सब लोग मिलकर खाने भी लगे। इसी बीच कुछ लोग तो म्यूज़िक चलाकर नाच भी रहे थे। फिर जब मैंने गाड़ी में समय देखा तो 10:30 बज गए थे। मैंने सभी से कहा कि अरे यार, काफ़ी देर हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। उस वक्त सब ने मुझे कहा कि हम तो यहाँ कुछ देर और रुकेंगे, तुम्हें जाना है तो चले जाओ। दोस्तों, उनकी बातों से ये साफ लग रहा था कि ये 2-3 घंटे से पहले यहाँ से निकलने नहीं वाले।
इसलिए मैं वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर घर की ओर निकल पड़ी। फार्म हाउस से निकलने के बाद मैंने देखा कि अब तो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा और एकदम खाली और सुनसान रोड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। पर मैं अपनी स्कूटी की रोशनी से आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही मेरी स्कूटी अपने आप बंद हो गई। तब मैं सोचने लगी कि अब इसको क्या होगा। इसके बाद मैं बीच रोड पर अपनी स्कूटी को खड़ा करके चेक करने लगी कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। इसी बीच अचानक से ही मेरी स्कूटी की चाबी नीचे गिर गई। अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैंने अपने फ़ोन की लाइट चालू की और चाबी को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद मुझे चाबी मिल गई। सच कहूँ तो उस समय तक तो मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा। जब मैंने चाबी को स्कूटी में लगाया तो स्कूटी चालू हो गया। मैं धीरे धीरे हाईवे की तरफ जाने लगा। इसी बीच में मैंने एक बात नोट की, और वो ये कि मेरा स्कूटी का वहाँ वज़न भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे बैठा हो। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने घर पहुँचने पे ध्यान दिया। इसी के चक्कर में मैं स्कूटी भी काफ़ी तेज़ चलाने लगी। मैं करीबन आधे घंटे के बाद अपने घर पहुँच गया था। घर पहुंचकर मैंने पाया कि सभी लोग सो रहे हैं, तो मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और फ्रेश होने के बाद सोने लगा। उस वक्त मेरी माँ और मेरे भाई बेड पर सोए हुए थे, तो मैंने अपना बिस्तर नीचे ज़मीन पर लगाकर सो गया। लेटने के बाद मुझे नींद नहीं आ रहा था। फिर 10 मिनट के बाद मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरे कानों में किसी की सांस लेने की आवाज़ आने लगी। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखने लगा, पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की, लेकिन फिर भी मुझे वैसी ही महसूस होने लगा। मैंने अपनी जगह की, अब क्या करूं? मैंने अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और ना ही मेरे गले से कोई आवाज़ निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूं, कि तभी मैंने अपने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जैसे ही मैंने हनुमान जी का नाम लेना चालू किया, मानो ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई चीज़ तेज़ी से भागकर घर से बाहर चली गई। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था और फिर रात भर में आराम से सो गई। अगली सुबह मैंने माँ को रात की घटना के बारे में बताया। माँ ने तुरंत मंदिर से रात का टीका लगा दिया और कहा कि आगे से कभी भी देर रात और सुनसान जगह से बिल्कुल मत आना। दोस्तों, इसी के साथ मेरा एक और किस्सा है। उस वक्त मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी और हमारा स्कूल घर से काफ़ी दूर था, तो मैं हमेशा ही घर से जल्दी निकल जाती थी, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाई ही ज़्यादा करती थी। मैं पूरे रास्ते खेलते मस्ती करते हुए जाती थी। दोस्तों, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के पास एक काफ़ी मशहूर बगीचा है। उसमें झूले और काफ़ी अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं, और उन दिनों वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे हुए थे और मुझे फूलों से काफ़ी प्यार था। लेकिन हमेशा मेरे घर वाले मुझे डांटते रहते थे कि खबरदार उस बगीचे में गई तो। इसी वजह से मैं हर रोज़ आते जाते उस बगीचे को बाहर से ही देखती थी। मेरे पिताजी उस समय फ़ौज में थे,
तो हमारी देखभाल मेरे चाचा जी करते थे। एक बार हमें स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई तो मेरा मन में अचानक ख्याल आया कि आज बगीचे में जाती हूँ। वहाँ जाकर कुछ देर खेलने के बाद वापस घर लौट कर चली जाऊंगी। बस फिर क्या था, मैं उस बगीचे के अंदर चली गई। पहले तो मैंने बगीचे में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़े और अपने सर पर लगा लिए। फिर थोड़ी देर वहाँ खेला भी। झूला झूलने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इसी वजह से मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। फिर मैं वहाँ से घर के लिए निकल गई। जब मैं घर पहुँची तो देखा कि चाचा जी घर के बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं उनके करीब पहुंची तो उन्होंने मुझे सीधा 2 थप्पड़ मार दिए और चिल्लाकर बोलने लगे कि तू इतनी देर से कहाँ थी। मैंने कहा कि मैं बगीचे में झूला झूल रही थी। इतना कहते ही चाचा जी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया और मेरी माँ को कहने लगे कि खबरदार जो इस वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, आज इसे अंदर ही रहने देना, इसको तभी अक्ल आएगी। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गए। मैं वॉशरूम में बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही। मैं लगातार ये भी कह रही थी कि माँ, आपसे ऐसा नहीं करूँगी, आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। काफ़ी देर रोने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं रोते रोते वहीं पर सो गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। तब चाचा जी आए और उन्होंने दरवाज़ा खोला। वो मुझे घर के अंदर लेकर गए और समझाया कि आज के बाद स्कूल से घर और सीधा घर से स्कूल जाना, ध्यान रहे अगर बगीचे में गई तो बहुत पिटाई करूँगा। इतना कहकर वो अपने घर पर चले गए और मैं तुरंत अपनी माँ के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी। कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगी। माँ ने कहा कि बेटा, तेरे चाचा जी बुरे इंसान नहीं हैं। उस बगीचे में ना जाने की भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से वो तुम्हें मना कर रहे हैं। मैंने माँ से कई बार पूछा कि आखिर वजह क्या है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। तब जाकर कहीं माँ ने बताया कि हमारे गांव के पास एक खाली बंद घर है जो तूने देखा है, ये बात उससे जुड़ी हुई है। वैसे काफ़ी साल पहले की बात है। उस घर में भी लोग रहते थे और उसी घर में एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम रोज़ा था। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसके जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं था। एक दिन वो गलती से उस बगीचे में चली गई। वहाँ पर उसने खेल कुछ किया, बगीचे के फूल भी तोड़कर अपने सर पर लगा लिए। उसे वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर वो हर रोज़ शाम के समय वहाँ पर खेलने जाया करती थी और आते समय उस बगीचे के फूलों को अपने आप साथ ले आती थी। उसके घर वालों ने उन दिनों उसकी ये हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था। दिन बीतते गए, वो रोज़ रोज़ उस बगीचे में जाती। ऐसे ही इस बगीचे में उसको एक लड़का मिला। वो भी रोज़ उस बगीचे में आता था और रोज़ा से मिलता था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और वो आपस में मिलते रहे। इसी दौरान उन्हें प्यार हो गया था। इसके बाद रोज़ा ने अपने घर वालों को बिना बताए उससे निकाह मतलब शादी कर ली थी। फिर जब उसके घर वालों को ये बात पता चली तो वो पहले तो काफ़ी गुस्सा हुए, फिर बाद में उनकी शादी को उन्होंने मान लिया, क्योंकि जब बच्चों ने ये कदम उठा ही लिया है तो पेरेंट्स को तो आखिर में ना चाहते हुए भी बच्चों की खुशी के लिए मानना ही पड़ता है। इसके बाद उन लोगों ने शादी के कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों पर रोज़ा का पति रोज़ा के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। और जब से रोज़ा का पति उनके घर में रहने लगा तो वो बिज़नेस में काफ़ी तरक्की करने लगे। उनके पिताजी का फ्रूट्स का बिज़नेस था। ऐसे ही दिन बीतते गए
वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। सब लोग एक साथ काफ़ी खुश थे। फिर रोज़ा के 2 बेटे जो कि जुड़वा पैदा हुए थे। दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि गांव में तो सभी जल्दी उठ जाया करते हैं और उठने के बाद काफ़ी चहल पहल भी शुरू हो जाती है। एक दिन हुआ यूँ कि गांव का एक आदमी सुबह सुबह टहल रहा था। उसने देखा कि रोज़ा का पति कहीं से आ रहा है। वो ये बात कई दिनों से नोटिस कर रहा था। उसका पति कहीं से आता है और फिर घर जाता है। ये देखकर उस आदमी को कुछ शक सा हुआ। तब उसने सोचा कि मैं इसके बारे में पता लगा कर रहूँगा। इसके बाद एक दिन उस आदमी ने उसका पीछा करने का सोचा। वो ठीक रात के 12 बजे के रोज़ा के घर के पास छुप गया था। फिर रोज़ा के पति ने देखा कि जब सब सो गए हैं तो वो चुपके से घर से बाहर निकला और कहीं जाने लगा। वो आदमी उसका पीछा करते जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रोज़ा का पति कब्रिस्तान पहुंच गया। वो आदमी भी सोच में पड़ गया था कि कोई इंसान इतनी रात को यहाँ क्यों जाएगा। वो दूर से ही रोज़ा के पति को देखने लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है। रोज़ा का पति कब्रिस्तान के अंदर जाकर एक कब्र को खोलकर उसके अंदर सो गया। ये सब देखकर वो गांव का आदमी डर गया और सोचने लगा कि अभी इस वक्त किसी के घर पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह जल्दी ही सबको ये बात बतानी होगी। फिर वो आदमी वहाँ से चला गया था। अगली सुबह आदमी रोज़ा के घर पर आया और सब कुछ बता दिया। सबसे कहने लगा कि आप सभी को पता भी है कि जमाई करता क्या है। क्या तुमने कभी पता किया कि वो रात के समय कहाँ जाता है? रोज़ा के घर वालों ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, जो कहना है साफ साफ कहो। इसके बाद उस आदमी ने रात में जो कुछ भी देखा उसके बारे में सब कुछ बता दिया। फिर रोज़ा के पिताजी ने कहा कि ये हमारे घर का मामला है, हम खुद ही इस बात की तहकीकात करेंगे। ऐसे ही किसी बाहर वालों की बातों पर विश्वास करके हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। रोज़ा के पिताजी की बात सुनकर वो आदमी अपने घर चला गया। वो जाते जाते कह गया कि ठीक है, आप कीजिए जो करना है, पर जल्दी ही कीजिए, कहीं ये ना हो कि काफ़ी देर हो जाए। दोस्तों, ठीक उसी रात हुआ यूँ कि जब घर में सभी सो रहे थे तो रोज़ा के पति ने देखा कि हाँ सब सो गए हैं। वो घर से निकल गए, लेकिन उस रात रोज़ा के पिताजी लग रहे थे वो भी यही सोच रहे थे कि आज मैं देखता हूँ कि आखिर उस आदमी की बात सच है या झूठ। तो रोज़ा के पिताजी ने देखा कि उसका जमाई सच में एक कब्रिस्तान के अंदर गया। वहाँ पहुंचकर वो एक कब्र पर जाके बैठ गया और फिर उसके बाद उसे खोलकर अंदर जाकर सो गया। रोज़ा के पिताजी ने सोचा कि इस वक्त यहाँ ऐसी जगह पर बात करना ठीक नहीं है, इसे तो कल सुबह ही बात करना होगा। यही सोचते सोचते वो घर आ गए। जैसे ही अगली सुबह हुई तो रोज़ा के घर वाले सब जाग रहे थे। सब के सब उसके पति का इंतज़ार कर रहे थे। जब कुछ देर बाद उनका जमाई घर आया तो उसने देखा कि सब लोग जाग रहे हैं और उसी को घूर रहे हैं। तब वो घर के अंदर जाकर सबको कहने लगा कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्या हुआ जो सब लोग मेरी तरफ घूर रहे हैं। तब जाकर रोज़ा के पिताजी ने कहा कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, और ये रोज़ कब्रिस्तान जाने का आखिर क्या मतलब है। ये बात सुनकर उनके जमाई ने कुछ नहीं बोला, बस अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया।
रोज़ा के पिताजी ने काफ़ी बार पूछने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब जाकर सब गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम सच बताओगे या फिर गाँव वालों को बुलाए और साथ में मौलाना साहब को भी। मौलाना जी का नाम सुनते ही उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि नहीं, किसी को मत बुलाओ। इसके बाद रोज़ा के पिताजी ने कहा, फिर तुम हमें बताओ। दोस्तों, उसने जो बताया उसे सुन के सबके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। मैं उस बागीचे में हज़ारों साल से रहता हूँ। रोज़ा को मैं हर रोज़ देखता था। रोज़ा बहुत ही नेक और अच्छे दिल वाली है। मैं उससे प्यार करने लगा। इसी वजह से मैंने उससे शादी कर ली। मैं रोज़ा को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत से किया। मैंने कभी भी आपका या आपके परिवार वालों का बुरा नहीं चाहा। आप सभी बस मुझे रोज़ा के साथ रहने दो। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। दोस्तों, रोज़ा के पिताजी ने और उसके घर वाले कहने लगे कि इंसान और जिन का रिश्ता नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबने मिलकर रोज़ा के पति से प्यार से कहा कि अगर तुम सच्चे दिल से रोज़ा को प्यार करते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर उसने कहा कि मुझे यहीं रहने दो, मैं कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। पर रोज़ा के घर वालों ने कहा कि तुम खुदा के बनाए नियम को तोड़ रहे हो। जिन्नों को इंसान की मदद और हिफाजत के लिए बनाया था। दोस्तों, जब उस जिन्न ने खुदा का नाम सुना तो अचानक गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ठीक है, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो ये दोनों बेटे हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ लेकर जाऊँगा, देख लेना। दोस्तों, ये सब बोलते ही वो जिन्न वहाँ से एकदम गायब हो गया। रोज़ा अपने पिताजी के सामने बहुत ज़्यादा रोई और रोते रोते कहने लगी कि मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। काफ़ी रोने के बाद वो चुप हो गई। फिर दोस्तों, उसी दिन हुआ ये कि आधी रात में रोज़ा के दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगे और ये नज़ारा देख घर वाले देखते ही रह गए। दोनों बच्चे हवा में उड़े और घर के बाहर जाते ही दोनों ही गायब हो गए। जिसके बाद घर वाले रोते हुए गए। रोज़ा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उस दिन के बाद रोज़ा पागल सी हो गई। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो आज भी पागल खाने में है। इसी के कुछ दिनों बाद भी उसके घर वालों ने वो घर खाली कर दिया था, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाने से मना करते हैं। दोस्तों, मेरी माँ ने जब मुझे ये सब बताया था और यहाँ की बेटी, ये सब सच्ची बात है। इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में यकीन कर पाना मुश्किल होता है। साथियों, उस दिन के बाद से उस बगीचे में कभी नहीं गई। हाँ, लेकिन आज भी बाहर से मैं उस बगीचे के अंदर देखती हूँ तो सच में दिखता है कि झूला अपने आप झूल रहा है और पेड़ों की डाली भी अपने आप नीचे तक आ जाती है। न जाने आप इस कहानी को गहन समझे, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर आपको ज़रा सी भी सच्चाई लगती हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर इसी के साथ मैं अपनी तीसरी कहानी भी सुनाना चाहती हूँ, जो कि 4 साल पुरानी है। हमारे गांव में 2 या 3 बार बाबा जी का सत्संग करने आते हैं, इसलिए हम सब भी उन्हें सुनने जाते हैं। तो जो बाबा जी 4 साल पहले आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी जिसे हम सब सुनते ही रह गए और आज तक सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। बाबा जी ने बताया कि उनकी गुरु के साथ एक घटना घटी थी जो कि उन्होंने हमें सुनाई थी। बाबा जी ने कहा कि उनके गुरुजी के पास एक परिवार आया हुआ था। बेटी के अंदर एक आत्मा थी। काफी जगह दिखाने के बाद भी
कोई फायदा नहीं हुआ। तब गुरुजी ने उसकी आत्मा को मुक्ति दी थी। जब वो परिवार आया तब तो उनकी बेटी की हालत बेहद ही ज़्यादा खराब थी, और जब अकेली में गुरुजी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम कौन हो, तो उस आत्मा ने कहा कि मैं इस लड़की का ही बाप हूँ, मेरे ही परिवार से बदला लेने आया हूँ। गुरुजी ने उस आत्मा से कहा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? इन लोगों ने आखिरकार तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? दोस्तों, तब जो उस आत्मा ने गुरुजी को बताया, वो बात सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और साथ ही दुखी भी हो गए। उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम राम है, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा चमड़े का व्यापार था। हालांकि काम छोटा था पर हम सुखी थे। लेकिन बच्चे बड़े हुए तो उनकी जिम्मेदारी और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में मैं अपनी दुकान में झूठ बोलने लगा। यहाँ तक कि दिन भर लोगों से झूठ बोलकर काफ़ी पैसे कमाना लगा। ऐसे करते करते दिन गुजरते रहे। काफ़ी लोगों से ठगी करके खूब पैसे कमाए। मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने उनको पैसे और ऐशो आराम में कोई कमी नहीं रहने दी। फिर मैंने अपनी दुकान भी बड़ी कर ली थी। दिन गुजरते रहे। अक्सर बैठे रहने की वजह से मुझे शुगर बीमारी हो गई। ज़्यादा मेहनत करने से मेरी तबीयत भी खराब होने लगी। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। मेरी पत्नी पूरा दिन मायके में रहती और बेटी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, मेरा दोस्त पूरा दिन दोस्तों के साथ मेरा बेटा पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। एक दिन मैंने सबको बोला कि अब मुझसे दुकान में बैठा नहीं जा रहा, आप लोग मेरा धंधा समझ लो। उस वक्त मेरे बेटे ने मेरे सामने मना कर दिया। फिर मुझे ना चाहते हुए भी दुकान पर बैठना पड़ा। ऐसे ही एक दिन मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरी मौत हो गई। जब मेरी मौत हुई तो मेरी डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया गया। घर पर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन मेरी बहन का आना बाकी था, जो कि दूसरे दिन आने वाली थी। तब मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे देखकर मुंह बना रहे थे, मानो मेरे मरने का उन्हें कोई दुख ही नहीं हुआ हो। सबको पता होगा कि पिताजी के मरने के बाद बेटे के बाल काटे जाते हैं। लेकिन उस वक्त मेरी पत्नी ने सारे रिश्तेदारों को मना कर दिया कि बेटे के सर से बाल नहीं कटेंगे। जब रात हुई तो सभी लोगों ने खाने के समय हो गया था, और ये बात तो सब जानते ही होंगे कि जब किसी के घर में मौत होती है तो वहाँ पर तीखा और चटपटा खाना नहीं बनता। जब सभी परिवार के लोगों ने सामने खाना खाया तो मेरे बच्चों ने कहा कि ऐसा खाना कौन खाए। वो अंदर किचन में जाकर पापड़ उठाकर सबके सामने खाने लगे। देर रात तक घर के आगे सामने परिवार वाले मेरी डेड बॉडी के पास बैठे थे। तब मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उठकर बेडरूम में आ गए और अंदर से कुंडी लगा ली। वो अंदर बातें करने लगे। मैं भी बेडरूम में गया और उनकी बातें सुनने लगा। मेरा बेटा बोला कि पिताजी को जला देते हैं, अजीब सी महक आ रही है, और ये बाकी रिश्तेदार भी सर पर बैठे हैं। तब मेरी पत्नी ने कहा कि अब मैं क्या बोलूं, तेरे पिताजी को अभी मरना था, कुछ दिन और जिंदा नहीं रह सकते थे। देखो, एक जमीन की पेपर साइन करवाने थे
अब वो ज़मीन भी हाथ से चली गई। और तो और तेरे पिताजी की बहन इतनी बदतमीज़ है कि क्या ही बोलूँ। इसके बाद वो कहने लगी, एक रात की ही तो बात है बेटा, कल सवेरे होते ही ये सब चले जाएंगे। तो गुरुजी, जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैंने अपने परिवार वालों के लिए आखिरकार क्या नहीं किया, और ये मेरे पीठ पीछे ये सब बातें कर रहे हैं। जब अगला दिन हुआ तो मेरी बहन आई और सब परिवार वाले मुझे अंतिम विदाई दे रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मेरे परिवार वालों में से किसी ने मेरी पत्नी को मेरी अस्थियां दी। तो मेरी पत्नी ने परिवार वालों से कहा, हमारे पास अस्थियां विसर्जन करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। उसने 500 रुपये दिया और कहा कि आप ही ये काम निपटा दो। जब परिवार वालों कार लेकर घर से निकले तो सब बोल रहे थे कि कैसा नालायक बेटा और बीवी है, हम क्यों इनकी जिम्मेदारी लें। इसलिए उन्होंने रास्ते में एक पंडित जी को मेरी अस्थियां दे दी। उन्होंने 100 रुपये दे कर कहा कि अस्थियों को विसर्जित कर देना। उस वक्त उस पंडित ने मेरी अस्थियों को एक नाले में डाल दिया और खुद शराब पीने के लिए चला गया। मेरे मरने पर मेरी ये हालत हुई है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर गुरुजी ने कहा कि राम, तुम शांत हो जाओ। तुमने पहले ही गलतियां की और अब भी गलतियां कर रहे हो। मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। तो इसके बाद गुरुजी ने राम की पत्नी और उसके बच्चों को खूब डांटा। उसने कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही नीच और गंदा काम किया है। जो तुम लोगों ने गलती की उससे सुधारो, वरना मैं तो क्या, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम लोग राम का अच्छे से श्राद्ध करो और उसका पिंडदान करो। हर रोज गीता का 7वां अध्याय पढ़ो, तभी राम के आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, तब जाकर कहीं राम के परिवार वालों ने गुरुजी से बात की और उसने माफ़ी मांगी। तब जाकर गुरुजी ने आखिर में सब कुछ शब्द कहे, पैसे कमाने से कुछ नहीं होता। अपने परिवार को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। अच्छे कर्म भी कभी खाली नहीं जाते। अब तुम लोग जा सकते हो। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी के बारे में सुना तो मैं घबरा गया था। सोचने लगा कैसे। तो दोस्तों, देखा आपने, इनकी तीनों कहानियाँ बेहद ही लाजवाब और तारीफ के काबिल हैं। इनके